नमस्कार मित्रों, आप सभी का हमारे अपने YouTube चैनल पर स्वागत है, अभिनंदन है। जैसा कि आप सभी को पता है मित्रों, मैं हूं सुरेंद्र और आज से हम एक नया सेगमेंट स्टार्ट करने जा रहे हैं। वो है महिला एवं बाल अपराध। मित्रों देखिएगा, पहले ये सिलेबस है या ये टॉपिक्स थे वो आपके राजस्थान पुलिस कांस्टेबल के एग्जाम में ऐड थे। अभी रिसेंटली जो नया सिलेबस आया है उसमें राजस्थान पुलिस एसआई के पैटर्न में भी इस टॉपिक को ऐड कर दिया गया है। तो मित्रों सबसे पहले देखते हैं इस सिलेबस की इंपॉर्टेंस क्या है, कौन कौन से टॉपिक हम इस पर्टिकुलर सेगमेंट में करने वाले हैं और क्यों ये सिलेबस में ऐड किया गया है। हर एक चीज़ को बारीकी से हम समझते हुए चलते हैं और इसी के साथ मैं आपको बता देता हूं मित्रों, लास्ट ईयर का जो राजस्थान पुलिस का एग्जाम था उसमें क्लास नोट्स में से मोर देन 58 क्वेश्चन आपको देखने को मिले थे। तो मित्रों इस नोट्स को सिंसियरली सीरियसली आप अच्छे से रिवाइज कर लेना, अच्छे से एक एक पॉइंट को रीड आउट कर लेना, समझ लेना, क्योंकि मित्रों इससे इधर कोई भी टॉपिक है, कोई भी टॉपिक आपको एग्जाम में नहीं मिलेगा। और मित्रों अच्छे से समझने के बाद में इसकी जो पीडीएफ है वो पीडीएफ आपको मेरे टेलीग्राम चैनल सुरेंद्र जावा सर के नाम से आप सर्च कर लीजिएगा। डिस्क्रिप्शन पे आपको लिंक है वो भी मिल जाएगा, वहां से आप पीडीएफ ले सकते हो। अच्छे से आप नोट डाउन करते हुए चलिएगा, शानदार तरीके से आप इस टॉपिक को फुल कवरेज है वो इस पर्टिकुलर सीरीज में आपको मैं करवाने वाला हूं। चलिए मित्रों आगे देखिएगा। अगर मित्रों आप मेरे साथ अनअकैडमी प्लेटफॉर्म के माध्यम से जुड़ना चाहते हो, शानदार तरीके से आप अपनी तैयारी करना चाहते हो, तो यहाँ से देखिएगा मेरा कोड है सुरेंद्र लाइव और सुरेंद्र सिंह जावा के नाम से आरपीएससी कैटेगरी में मेरी प्रोफाइल आप सर्च कर लीजिएगा। डिस्क्रिप्शन बॉक्स में आपको लिंक मिल जाएगा, वहाँ से आप मेरे साथ कनेक्ट हो सकते हो। फ्री और प्लस दोनों प्लेटफॉर्म पर मेरी क्लासेज आपको मिल जाएगी। चलिए मित्रों अब हम वापस लौटते हैं हमारे टॉपिक पर। सबसे इंपॉर्टेंट और सबसे महत्वपूर्ण बात है, थोड़ा सा हम टॉपिक को समझने का प्रयास करते हैं कि एग्जैक्टली जो ये सिलेबस है मित्रों, क्राइम अगेंस्ट वुमेन एंड चाइल्ड, इसमें जो भी शब्द दिए हुए हैं, जो भी हमारे जो वर्ड लिखे हुए उस वर्ड का एक एक करके ओपन करके इसके मीनिंग है, इस मीनिंग या मतलब को समझने का प्रयास करते हैं। तो सबसे पहले देखिएगा, एक शाब्दिक मतलब यहाँ पर लिखा हुआ अपराध या क्राइम। मित्रों कोई भी कार्य होता है वो कार्य अपराध की श्रेणी में होगा या नहीं होगा, इसका मूल्यांकन या इसका निर्धारण किस प्रकार से किया जाएगा, इसके बारे में थोड़ा सा समझने का प्रयास करते हैं। तो देखिएगा मित्रों, समाज या जिस राज्य या जिस सोसाइटी या जिस क्षेत्र विशेष में हम रह रहे हैं, उस क्षेत्र विशेष में बहुत से कार्य होते हैं, उनका नैतिक मूल्यांकन होता है कि भाई ये कार्य जो कर रहे हैं वो उचित है, ये कार्य कर रहे गलत है, ना मुन्ना ना ऐसा नहीं करना चाहिए, ये आपको करना चाहिए, ये स्टेप आपका सही था। तो इस प्रकार से किसी कार्य का जो निर्धारण किया जा सके, उचित या अनुचित जो कार्य, उस कार्य के बारे में मूल्यांकन किया जा सके। और इस कार्यों के अंतर्गत जो अनुचित कार्य होते हैं, समाज के विरुद्ध जो कार्य होते हैं, या किसी मनुष्य की गरिमा या किसी मनुष्य के जीवन है उस जीवन के पर विपरीत प्रभाव डालने वाले जितने भी कार्य होते हैं, उनके लिए सरकार या राज्य के द्वारा जो नियम कानून कायदे विधि लॉ बनाई हुई है, उस लॉ के हनन या विधि के विरुद्ध जो कार्य होते हैं, लॉ के विरुद्ध जो कार्य होते हैं, उन्हें क्या बोला जाता है मित्रों, क्राइम की श्रेणी में रखा जाता है। अब ये तो मतलब सिंपल सा हो गया, क्राइम या अपराध क्या होता है। फिर देखिएगा यहाँ पर एक वर्ड ऐड किया गया है वुमेन और एक वर्ड ऐड किया गया है चाइल्ड। तो मित्रों यानी कि जो समाज के अनुचित कार्य महिलाओं के प्रति या महिलाओं के विरुद्ध कोई भी अनुचित कार्य होता है, उसे क्या बोलेंगे, महिलाओं के विरुद्ध अपराध बोलेंगे। वही मित्रों अगर जो छोटे बच्चे होते हैं, वो छोटे बच्चे खुद के लिए आवाज़ नहीं उठा सकते हैं और उनके प्रति अगर किसी भी प्रकार का गलत कृत्य या जो अनुचित कार्य जो किया जाता है या जो हमारी नैतिकता के विरुद्ध जो कार्य होता है, उसे क्या बोला जाता है मित्रों, उसे बच्चों के विरुद्ध अपराध की श्रेणी में रखा जाता है। तो मित्रों ये हमारे पास में जो सिलेबस है या जो कंटेंट है या जो हमारी ये सीक्वेंस है, इसमें इस टॉपिक विशेष पर हम चर्चा करेंगे, यानी कि बच्चों के विरुद्ध और महिलाओं के विरुद्ध किस प्रकार के अपराध होते हैं, कौन सा अपराध होता है कौन सा नहीं होता है, समय समय पर सरकार के द्वारा इनको लिमिटेड करने के लिए या इनको कम करने के लिए या महिला और बच्चों के विकास के लिए किस प्रकार की योजनाएं चल रही है या संवैधानिक प्रावधान क्या है, इनके बारे में पर्टिकुलर इस सेगमेंट के अंतर्गत हम चर्चा करेंगे। तो सबसे पहले देखिएगा हम क्या क्या टॉपिक इसमें कवर करेंगे, कौन कौन से टॉपिक हम इसमें देखेंगे। तो सबसे पहले तो देखिएगा हम सामान्य रूप से परिभाषाएं देखेंगे कि विधि क्या होती है, कौन कौन सा नियम होता है, कानून कौन कौन से हैं, कायदे कौन कौन से। तो इसके अंतर्गत हमारे सामान्य जो विधि या जो लॉ दिए गए हैं, ये लॉ और विधि क्या होती है, इस टॉपिक को हम विस्तार से पढ़ेंगे। क्या क्या एग्जैक्टली हमारी परिभाषा है वो परिभाषाएं
दी गई है। इसके अलावा मित्रों जब हमारा संविधान है, उस संविधान का निर्माण किया गया तो उस संविधान के अंतर्गत हम देखेंगे कि संवैधानिक जो प्रावधान है, उस संवैधानिक प्रावधान किस प्रकार से संविधान के तहत या कॉन्स्टिट्यूशनल बॉडीज है उनके तहत किस प्रकार के महिला और बच्चों के संरक्षण के प्रति जो अधिकार है वो अधिकार दिए गए हैं, उनके बारे में चर्चा करेंगे। फिर देखेंगे मित्रों इंडियन पिनल कोड की जो धाराएं हैं, सेक्शन है, उसके तहत अगर कोई भी कृत्य किया जाता है या कोई भी अपराध किया जाता है, उस विशेष अपराध के लिए हमारे भारतीय दंड संहिता के तहत किस प्रकार के जो सजा उस सजा का प्रावधान है या किस प्रकार से उसको कम करने के लिए जो सजा उस सजा निर्धारण की गई है, इस पर हम विस्तार से चर्चा करेंगे। इसके अलावा मित्रों एक टॉपिक रहेगा हमारे सरकार के द्वारा समय समय पर क्या किया जाता है मित्रों, बहुत सी योजना है वो योजना क्रियान्वित की जाती है जिसके माध्यम से महिला और बच्चों की विकास या महिलाओं के प्रति जो समाज है उस समाज में उत्थान के प्रति जो क्या किया जाता है कार्य किया जाता है। इसके लिए कौन कौन सी योजनाएं संचालित है उन योजनाओं पर चर्चा करेंगे। फिर हम देखेंगे कौन कौन सी संस्थाएं हैं जो महिला और बच्चों के विकास के लिए कार्य करती है, इनके लिए किस प्रकार के कानूनी प्रावधान है या फिर हमारे लीगल जो राइट्स है या लीगल जो प्रोविजंस है उनके बारे में देखेंगे। और सबसे लास्ट में और बहुत ही इंपॉर्टेंट जो पॉइंट बनता है कि अभी वर्तमान में जो करंट अफेयर्स से रिलेटेड या वर्तमान के जो समसामयिकी मुद्दे हैं सरकार के द्वारा किस प्रकार के प्रयास किए गए हैं या फिर कौन सा ज्वलंत मुद्दा है, उस मुद्दों पर भी हम चर्चा इस पर्टिकुलर सेगमेंट के अंतर्गत करेंगे। तो मित्रों देखिएगा टॉपिक्स के रूप में देखें करंट अफेयर्स, परिभाषाएं, आईपीसी सेक्शंस, कानूनी प्रावधान, संरक्षण और इनकी संस्थाएं कौन कौन सी है, सरकारी योजनाएं कौन कौन सी है, संवैधानिक अधिकार कौन कौन से। मित्रों बड़ी विचित्र बात है हमारे समाज के अंतर्गत जिस प्रकार से हमारी जो लिटरेसी रेट कम है यानी कि साक्षरता दर जिस प्रकार से कम है, तो हमारी महिलाएं और बच्चों हैं उनको अपने अधिकार या फिर उनके कौन कौन से राइट्स है, किस प्रकार के प्रोविजन से उनकी सरकारी योजनाओं को के द्वारा किस प्रकार से उनको लाभान्वित किया जा सकता है, तो इनके बारे में उनको अवेयरनेस ही नहीं है, जागरूकता भी नहीं है। तो मित्रों देखिएगा एक सामान्य प्रश्न, समाज है उस समाज का एक सामान्य जो नागरिक होता है उसको भी इन सभी चीज़ों के बारे में आइडिया या सभी चीज़ों के बारे में जानकारी है, वो जानकारी नॉलेज है, बेसिक जो अंडरस्टैंडिंग है वो होना ज़रूरी होता है। वही मित्रों आप है बहुत ही रेपुटेटेड पद यानी कि जो इसको नियम और कानून कायदों को लॉ एंड ऑर्डर को मेंटेन करने वाली जो शाखा है उसके अंतर्गत आप शामिल होने वाले हो, पुलिस एसआई। तो एसआई की वैकेंसी और पुलिस की वैकेंसी के लिए इस टॉपिक को इसी उद्देश्य से विशेष रूप से जोड़ा गया है ताकि आपको इसके बारे में समाज में जो भी बातें हैं उन बातों के बारे में थोड़ा सा ज़्यादा आपको ग्राउंड लेवल पर नॉलेज है वो नॉलेज अभी से डेवलप हो। चलिए मित्रों अब आगे देखिएगा हम विचार करते हैं कि बेसिकली जो अपराध है उस अपराध को किस कार्य को अपराध बोलेंगे और किस कार्य को अपराध नहीं बोलेंगे। तो मित्रों देखिएगा यानी कि समाज इस समाज के अंतर्गत जो हमारी सोसाइटी है, सोसाइटी या राज्य के अंतर्गत कोई भी महिला है उस महिलाओं के विरुद्ध एक इस प्रकार का कृत्य जिसको उचित और अनुचित के अंतर्गत क्या है मूल्यांकित किया जा सकता है या फिर उसका इवैल्यूएशन किया जा सकता है कि ये कार्य गलत था, ये कार्य सही था। तो इस प्रकार के गलत और सही या फिर औचित और अनुचित या औचित्य और अनुचित्य कार्य का जो निर्धारण किया जा सके, इस प्रकार के कार्यों के लिए राज्य है उस राज्य के द्वारा क्या बनाए गए हैं मित्रों, नियम बनाए गए हैं, कानून बनाए गए हैं, कायदे बनाए गए हैं। ये सारे के सारे क्या कहलाते हैं मित्रों, कानून कायदे क्या कहलाते हैं, विधि कहलाते हैं। और इस विधि के तहत जो भी अधिकार दिए गए हैं इनका जो हनन होता है वो क्या कहलाता है, अपराध है, अपराध की श्रेणी जाता मित्रों। बताओ भाई यहाँ तक बात समझ में आई कि नहीं आई, किसे हम अपराध कहेंगे और किसे अपराध नहीं बोलेंगे। ये सामान्य सी विचारधारा है, विचारधारा आपके समक्ष रखी। यानी कि मित्रों हमारा जो समाज है जिस समाज में रह रहे हैं उस समाज के अंतर्गत क्या होता है, कोई भी कार्य है कार्य विधि के विपरीत है या विधि के खिलाफ जो कार्य होता है उस कार्य को क्या बोलेंगे, अपराध बोलेंगे। अगर वो महिलाओं के अधिकार को सीमित करता हो या महिलाओं के अधिकार का हनन करता हो। अब देखिएगा यहाँ पर सेकंड पॉइंट आता है विधि है, वो विधि किसे कहते हैं, यानी कि समाज है इस समाज के अंतर्गत उचित और अनुचित का निर्धारण करने वाला जो पॉइंट है इस पॉइंट को सरकार के द्वारा नियमों के द्वारा प्रतिबंधित किया गया है या नियमों के द्वारा एक साझा रूपरेखा तैयार की गई है, उस रूपरेखा को क्या बोला जाता है, विधि के रूप में जाना जाता है। यानी समाज का कौन सा कार्य उचित है कौन सा अनुचित है, तो उचित और अनुचित के लिए राज्य सरकारों के द्वारा क्या बनाए गए हैं, नियम कानून कायदे या फिर जो शर्तें
जो रखी गई है उसे क्या बोला जाता है, उसके विरुद्ध जो कार्य होता है या फिर वैसा कार्य करने के लिए कानून जो बनाए गए हैं उसे कानून को ही, नियमों के प्रस्ताव को ही क्या बोला जाता है, विधि है, विधि बोला जाता है। अब देखिएगा मित्रों, ये जो विधि टॉपिक है, इस हमारे पास में बहुत से प्रकार की जो विधि है उन विधि का उल्लेख मिलता है। तो समझने का प्रयास करते हैं कौन कौन से विधि हमारे पास में देखने को मिलती है। तो समझिएगा मित्रों, सबसे पहले अब अगर देखिएगा हम लिखते हैं विधि, तो विधि का मतलब सिंपल सा होता है सरकार के द्वारा या राज्य के द्वारा कौन सा कार्य सही है, कौन सा कार्य गलत है, इसके निर्धारण के लिए जो नियमावली या शर्तें या फिर जिस प्रकार की रूपरेखा तैयार की गई है, उस रूपरेखा के साझे जो दस्तावेज है उसे क्या बोलते हैं, लो बोलते हैं या विधि बोला जाता है। अब देखिएगा मित्रों, हमारे पास में जो विधि है वो विधि अलग अलग प्रकार की विधि होती है। तो सबसे पहले अगर हम एक पॉइंट पढ़ते हैं प्राकृतिक विधि, एक होता है नेचुरल लॉ। प्राकृतिक विधि का मतलब होता है कि समाज की जो हमारी परंपरागत और ट्रेडिशनल जो सिद्धांत चल रहे हैं, प्राकृतिक जो सिद्धांत चल रहे हैं, उन सिद्धांतों के तहत अगर कोई कार्य सही है या गलत है, उसका जो निर्धारण किया जाता है वो प्राकृतिक विधि के अंतर्गत आता है। जैसे कि हम बोलें कि भाई ये जो समाज है उस समाज की नैतिक मूल्य उस नैतिक मूल्यों के खिलाफ था या नैतिकता के विरुद्ध कार्य था, नैतिकता का जो निर्धारण किया जाता है वो क्या होता है मित्रों, प्राकृतिक विधि के अंतर्गत आता है। वही मित्रों एक विधि होती है हमारी जिसे बोला जाता है मित्रों धार्मिक विधि, धार्मिक विधि, रिलीजियस विधि। मित्रों देखिएगा हमारे पास में भारतीय जो समाज है, इस भारतीय समाज के अंतर्गत अलग अलग प्रकार के धर्मों के लोग रहते हैं। तो हर एक धर्मों के क्या है, धर्म संहिता है या फिर धार्मिक जो ग्रंथ है, उन धार्मिक ग्रंथों के अंतर्गत अलग अलग मान्यता, मान्यताओं और विचार है, विचारों का रूपरेखा तैयार की गई है। तो मित्रों जो एक धर्म है या फिर दूसरा धर्म है, इनके धार्मिक ग्रंथों के अंतर्गत जो भी प्रोविजन है, उन प्रोविजनों का जो हनन करता है या फिर प्रोविजनों पर चोट पहुंचाता है, वो सारे के सारे धर्म की जो विधि है, धर्मावली के अंतर्गत जो नियम है, उस नियमों के रूपरेखा को धार्मिक विधि के रूप में जाना जाता है। यानी कि जैसे कि मित्रों हम देखें हमारे पास में हिंदू नियम है, हिंदू धर्म है, उसके कुछ अलग मूल्य होते हैं। वही मित्रों अगर हम समझना चाहें तो मुस्लिम जो धर्म है, इस मुस्लिम धर्म के कुछ अलग नियम है, अलग मान्यता है। तो ये सारे के सारे क्या कहलाते हैं मित्रों, धार्मिक विधि के अंतर्गत माने जाते हैं। फिर देखिएगा मित्रों एक और विधि होती है जिसे बोलते हैं आदेशात्मक। यानी कि मित्रों राज्य के द्वारा जो जनता है या प्रजा है या फिर जो निवास करने वाले जो लोग हैं, उन लोगों पर आदेश है, वो आदेश को अध्यारोपित किया जाता है कि आपको ये कार्य करना है और ये आपको कार्य नहीं करना चाहिए। तो इस प्रकार से जो आदेश जारी करके या आदेश से प्रतिपादित करके जनता पर या प्रजा पर जो अध्यारोपित करके जो कार्य करवाया जाता है, उस कार्य को क्या बोलते हैं या फिर उस विधि को क्या बोलते हैं, आदेशात्मक विधि के रूप में उसको जाना जाता है। फिर मित्रों एक विधि आती है जिसका नाम है मित्रों संवैधानिक विधि। एक विधि आती है जिसका नाम है संवैधानिक, कॉन्स्टिट्यूशनल। मित्रों देखिएगा कोई कृत्य करना चाहिए या कोई कृत्य नहीं करना चाहिए, या फिर किसी बच्चों के प्रति, महिलाओं के प्रति या समाज के अलग अलग प्रकार का जो तबका है, उस तबके के लिए संविधान के अंतर्गत क्या अलग अलग नियम दिए गए हैं, अलग अलग प्रकार की कंडीशन दी हुई है, शर्तें दी हुई है, उनको संरक्षण है, संरक्षण के जो प्रावधान दिए गए हैं। तो इस प्रकार के संविधान में उल्लेखित जो भी नियम है या संविधान के तहत जो भी हमारे कानून कायदे जो बनाए गए हैं, जहाँ रूपरेखा तैयार की गई है, संवैधानिक विधि के रूप में जाना जाता है। फिर देखिएगा मित्रों एक विधि और आती है आगे जिसे बोलते हैं नागरिक विधि। इन सारों की स्लाइड आपको आगे मिल जाएगी, टेंशन मत लीजिएगा। एक है नागरिक विधि, यानी कि मित्रों किसी भी देश से उस देश में निवास करने वाली जो जनता है या जो नागरिक है, उन नागरिकों के प्रति या नागरिकों के लिए सही जो कदम उठाने के लिए किसी भी देश के द्वारा जो नियम बनाए जाते हैं, उन नियमों को क्या बोला जाता है, नागरिक विधि के रूप में जाना जाता है। वही मित्रों एक जो नियम है वो नियम कहलाता हमारा अंतरराष्ट्रीय विधि। इंटरनेशनल लॉ का मतलब क्या है, किन्हीं भी दो या दो से अधिक देशों के बीच में आपसी जो रिलेशन है, वो रिलेशन किस प्रकार का होगा, रिलेशन कैसा भी हो सकता है, भाई जल का बंटवारा हो या किसी मिनरल्स का बंटवारा हो, सीमा का बंटवारा हो, या फिर किसी भी प्रकार से हमारा इंटरनेशनल ट्रेड जो हमारे अंतर्राष्ट्रीय व्यापार से संबंधित कोई भी समझौता हो, या फिर कोई भी हमारे पास में शर्तें हो, उन शर्तों के तहत जो नियम या समझौते जो किए जाते हैं उन्हें क्या बोला जाता है, अंतर्राष्ट्रीय विधि के रूप में जाना जाता है।
फिर मित्रों एक विधि हमारे पास में आती है फौजदारी विधि। एक विधि आती है जिसे बोला जाता है फौजदारी विधि। यानी कि मित्रों किसी के द्वारा जो अपराध किया जाता है, क्रिमिनल या आपराधिक, जो किसी की मार काट कर देना या लड़ाई झगड़ा करना, तो इस प्रकार की फौजदारी जो मामले होते हैं, उस फौजदारी मामलों से संबंधित जो निपटारा करने के लिए जो मुकदमा दायर किया जाता है, फौजदारी मुकदमा होता है। और इस प्रकार के जो नियम और शर्तें जो होती है या जिनके तहत उसको दंड या सजा का जो प्रावधान है, उसे फौजदारी विधि के रूप में जाना जाता है। अब देखिएगा मित्रों, लास्ट और फाइनल जो हमारी विधि के बारे में हम बात करते हैं, तो एक विधि आती है दीवानी विधि। दीवानी विधि, दीवानी विधि का मतलब है किसी भी प्रकार के जमीन जायदाद, रुपए पैसे या माल से संबंधित जितनी भी हमारे मुद्दे होते हैं या जितने भी हमारे पास में केस होते हैं, उन्हें दीवानी विधि के तहत माना जाता है। तो इस प्रकार से मित्रों हमारे पास में ये विशेष रूप से 8 प्रकार के लॉज है, विधि है, उस विधि का वर्गीकरण है, वो वर्गीकरण किया जाता है। तो एक एक करके हम विस्तार से देखिएगा, इनको फिर से समझने का प्रयास यहाँ से करते हैं। तो साथ में आप स्क्रीनशॉट ले सकते हो, अदरवाइज आप मेरे टेलीग्राम चैनल है वहाँ से भी आप इनको डाउनलोड कर सकते हो। भाई यहाँ से ऐसे सर्च कर लीजिएगा मित्रों, @allRBSc के नाम से आप सर्च कर लीजिएगा। यहाँ से आपको इसकी PDF है, वो PDF मिल जाएगी। क्लास के तुरंत बाद में आप वहाँ से नोट डाउन वहाँ से चेकआउट कर सकते हो। भाई प्राकृतिक विधि के बारे में देखिएगा मित्रों, नेचुरल लॉ है। एग्जैक्टली नेचुरल लॉ क्या होता है, इसके बारे में हमने कहा कि जो हमारे समाज के परंपरागत या नेचुरल जो सिद्धांत है, उनका उचित, सही या गलत आचरण के लिए जो सिद्धांत प्रतिपादित किए गए हैं, उन्हें प्राकृतिक विधि के रूप में जाना जाता है। जैसे नैतिक, भाई बच्चों के प्रति किस प्रकार का व्यवहार करना चाहिए, महिलाओं के प्रति कैसे, बड़े बूढ़ों का सम्मान करना चाहिए, ये सारे के सारे क्या हमारे नेचुरल विधि के रूप में जाने जाते हैं। फिर आते हैं धार्मिक विधि, यानी धर्म संहिता या धार्मिक मान्यताओं के आधार पर कौन सा कार्य सही है, कौन सी परंपरा का अनुसरण करना चाहिए, कौन सी परंपरा का फॉलो नहीं करना चाहिए। तो ये सारी जो मान्यता है, उन्हें क्या बोला जाता है, रिलीजियस या धार्मिक विधि के रूप में जाना जाता है। अगला देखिएगा मित्रों, अगला आता है आदेशात्मक विधि, यानी राज्यों के द्वारा एक निश्चित, राज्यों के द्वारा या सरकार के द्वारा एक कानून का समूह है या समग्र जो रूपरेखा है वो तैयार करके अध्यारोपित जो की जाती है, उसे क्या बोला जाता है, आदेशात्मक विधि के रूप में जाना जाता है। वहीं मित्रों एक होता है संवैधानिक विधि, यानी कि हमारा जो भारतीय संविधान है, उस भारतीय संविधान के तहत किसी भी विशेष समूह को किस प्रकार का कार्य करना या किस प्रकार का कार्य नहीं करना, या किस प्रकार के कर्तव्य या किस प्रकार के अधिकार है, उनकी व्याख्या की गई है, वो हमारा क्या कहलाता है, संवैधानिक विधि के रूप में जाना जाता है। फिर मित्रों एक आता है हमारा नागरिक विधि। सिविल लॉ के अंतर्गत क्या है, देखिएगा नागरिक विधि की अगर हम बात करें तो नागरिक विधि के अंतर्गत क्या आता है मित्रों, देश की जो व्यवस्था है, यानी देश के अंतर्गत किस प्रकार की व्यवस्था या सिस्टम को किस प्रकार के बनाए हुए रखना है, नियमों का किस प्रकार से संचालन या जो प्रचलन है वो होना चाहिए। इसके लिए देश के नागरिकों को संबंध में एक विशेष प्रकार के कानून है, वो कानून को प्रतिपादन जो किया जाता है, उसे नागरिक विधि कहते हैं। और यही नागरिक विधि के तहत मित्रों, सपोज दैट कोई भी दो देश है, अंतर्राष्ट्रीय समूह के दो देश है या दो से अधिक देशों के बीच में जो संबंध है, वो संबंध किस प्रकार के होने चाहिए, इसका निर्धारण करने के लिए जो नियम है या जो शर्तें हैं या जो समझौता होता है या जो कानूनों का जो रूपरेखा होती है, उसे अंतर्राष्ट्रीय विधि के रूप में जाना जाता है। फिर मित्रों हमारे पास में होता है, एक तो होता है फौजदारी मामले और एक होता है दीवानी मामले। देखिएगा यहाँ पर आपराधिक मामले जो सारे होते हैं, वो सारे के सारे फौजदारी विधि के तहत आते हैं। वही संपत्ति से संबंधित, सपोज जो हमारे बंटवारा से संबंधित है, खेतों के बंटवारे से संबंधित है, या फिर किसी जमीन जायदाद से रिलेटेड है, ये सारे के सारे रुपए पैसों के मामले, वो सारे के सारे मामले किसके अंतर्गत आते हैं मित्रों, वो सारे के सारे हमारे दीवानी मामलों के अंतर्गत आते हैं। तो इस प्रकार से मित्रों हमारे पास में जितने भी हमारे पास में क्या थे, जो विधि थे, उस विधि के प्रकार किस प्रकार से थे, उनके बारे में हमने चर्चा की। अब देखिएगा मित्रों, बेसिकली अब हम अपराध है, इस अपराध की एक व्यवस्थित और समुचित जो परिभाषा, उस पर हम लौटते हैं कि परिभाषा कैसी होती है, उसके बारे में थोड़ा सा देखिएगा। तो यहाँ पे देखिएगा मित्रों, एग्जैक्टली अगर थोड़ा सा हम विचार करते हैं इस पॉइंट पर, अपराध या क्राइम है, वो क्राइम क्या होता है। देखिएगा मित्रों, क्राइम जो होता है वो किसी व्यक्ति या संस्था, यानी कि इंडिविजुअल, अगर कोई व्यक्ति किसी भी नियम का उल्लंघन करता है तो भी अपराध की श्रेणी में आता है, या फिर व्यक्तियों का एक समूह है या कोई संस्था है या कोई इंस्टीट्यूट है, उसके द्वारा भी हमारे समाज है, उस समाज की मान्यता, कॉन्स्टिट्यूशनल राइट से, उस कॉन्स्टिट्यूशनल अधिकार है या संवैधानिक जो हमारी व्याख्या की गई है उसके अनुरूप, या फिर कानून या नियम है,
इसका किसी भी प्रकार से लिमिटेड करता हो, हस्तक्षेप करता हो, उल्लंघन करता हो या इनको तोड़ता हो, तो ये सारे के सारे कृत्य किसके रूप में माने जाएंगे? अपराध, इस अपराध की श्रेणी में माने जाते हैं। यानी कि मित्रों, कोई जरूरी नहीं है किसी व्यक्ति विशेष के द्वारा ही इस प्रकार की घटना की जाए। व्यक्ति या फिर किसी भी प्रकार का कोई इंस्टीट्यूट है, इनके द्वारा इस प्रकार का जो कृत्य किया जाता है या जो कार्य किया जाता है, जो समाज की मान्यता या समाज के जो नियम है, उस नियमों के लिए सरकार के द्वारा जो विधि बनाई हुई है, उस विधि का क्या करता हो? लिमिटेड करता हो, उसको हस्तक्षेप करता हो या उसका उल्लंघन करता हो। तो इस प्रकार से विधि का उल्लंघन करने वाले जो भी रूपरेखा होती है या जो भी कार्य जो होता है या जो भी कृत्य होता है, जो भी एक्टिविटीज जो होती है, उसको क्या बोला जाता है? क्राइम की कैटेगरी में या अपराध, इस अपराध की श्रेणी में उसको शामिल किया जाता है। तो ये होता है बेसिकली मित्रों हमारा अपराध, इस अपराध की परिभाषा। अब देखिएगा मित्रों, हमारे पास में अपराध, इस अपराध को लिमिटेड करने के लिए, अपराध के बारे में विस्तृत व्याख्या करने के लिए भारत के द्वारा देखिएगा नेशनल क्राइम रिकॉर्ड ब्यूरो की स्थापना की गई है। इसके द्वारा जितने भी हमारे पास में अपराध जो करते हैं, उन अपराधों का क्या है? लेखा जोखा किया जाता है। अपराधों की जो यहाँ पर देखिएगा रिकॉर्ड है, वो रिकॉर्ड दर्ज किया जाता है। इसका जो मुख्यालय मित्रों, इसका मुख्यालय कहाँ पर स्थापित किया गया है? नई दिल्ली के अंतर्गत इसका मुख्यालय स्थित है। कहाँ पर स्थित है मित्रों इसका मुख्यालय? नई दिल्ली के अंतर्गत इसका मुख्यालय। लगभग 1986 ईस्वी के आसपास इसका गठन है, वो गठन किया गया था। मित्रों, हमारे पास में जो अपराध है, इन अपराधों के बारे में पूछा जाने वाला इंपॉर्टेंट सवाल पूछा जाता है। इसकी परिभाषा पूछ ली या फिर इसकी फुल फॉर्म पूछ ली आपसे, एनसीआरबी क्या है? तो नेशनल क्राइम ब्यूरो रिपोर्ट ब्यूरो के नाम से इसको जाना जाता है। ये पूछा जा सकता है कि भाई इसका हेडक्वार्टर है, वो हेडक्वार्टर कहाँ पर है, ये भी पूछा जा सकता है भाई। इसके अलावा देखिएगा इसकी स्थापना कब की थी, ये भी पूछा जा सकता है आपसे। ये भी इंपॉर्टेंट सवाल बनता है। लगभग 1986 के आसपास इसकी स्थापना की गई है। या फिर ये पूछा जा सकता है वर्तमान में इसके डायरेक्टर है, वो डायरेक्टर कौन है? ये भी सवाल है, वो सवाल आपसे पूछा जा सकता। तो आरपी पंवार साहब है, वो पंवार अभी इनके क्या है भाई? अभी वर्तमान में इसके जो महानिदेशक या डायरेक्टर के पद पर एसोसिएट। आगे देखिएगा मित्रों, यहां से मैं आपको एक ग्राफ बता देता हूं जहां से थोड़ा सा आपको आइडिया लग जाए कि 2010 से लेके वर्तमान तक, यानी कि 2019, 2020, 2021 तक जो क्राइम रेट है, केवल और केवल ये क्राइम रेट मैं आपको बता रहा हूं महिलाओं के विरुद्ध, यानी केवल और केवल हमारे समाज में, भारतीय समाज में नेशनल क्राइम रिपोर्ट ब्यूरो, यानी कि देखिएगा ये आधिकारिक तौर पर ये डेटा है, यानी कि आधिकारिक तौर पर जो ऑफिशियल डेटा, उस ऑफिशियल डेटा के अनुसार जो क्राइम रेट है, वो क्राइम रेट किस प्रकार से बढ़ रही है। देखिएगा 2010 से लेके 2019 में यहां से अगर आप क्राइम रेट देखेंगे तो मित्रों लगभग इसकी डबल है, वो डबल हमारी क्राइम रेट है, वो क्राइम रेट है। केवल और केवल ये हम बात करें महिलाओं के साथ मित्रों, अगर बच्चों के साथ हम बात करें, दलित वर्ग के साथ हम बात करें, वंचित वर्ग के साथ हम बात करें, या फिर जो कमजोर वर्ग है उसके साथ हम बात करें, या फिर वो लोग जिनकी सिस्टम के साथ, या फिर वह लोग जिनको अपने अधिकारों के प्रति जागरूकता नहीं है, अगर कंबाइंडली अगर इन सभी को हम एक ही रूप में बोलें कि जो अपने जो अधिकारों के प्रति जागरूक नहीं है, उन जागरूक लोगों का तो डेटा प्रकाशित ही नहीं होता है। तो इस प्रकार से जो प्रकाशित डेटा है उसके अंतर्गत भी क्राइम रेट है, वो क्राइम रेट लगभग दोगुनी यहाँ पर रिकॉर्ड की जा रही है। आगे देखिएगा मित्रों, तो ये अपराध है, इस अपराधों को नियमित करने के लिए या इनका रिकॉर्ड करने के लिए, या कोई व्यक्ति किस प्रकार से सामाजिक मान्यताओं के तहत कार्य कर रहा है या नहीं करता है, तो इसका रिकॉर्ड रखने के लिए राष्ट्रीय आपराधिक रिकॉर्ड ब्यूरो का गठन किया गया है। ये ब्यूरो बहुत ही इंपॉर्टेंट है, ये गृह मंत्रालय के अधीन है, वो अधीन कार्य करता है। ये भी इंपॉर्टेंट सवाल बनता है, गृह मंत्रालय के अधीन ये कार्य, वो कार्य करता है। इसका जो मुख्यालय पूछ ले, हेडक्वार्टर पूछ ले, तो वो भी ध्यान रखना न्यू दिल्ली के अंतर्गत, नई दिल्ली के अंतर्गत इसका मुख्यालय स्थित है मित्रों। अगर आपको फोटो दिखानी हो तो इनके महानिदेशक साहब है, उन महानिदेशक साहब की फोटो आप यहां से देख सकते हो। आरपी पंवार साहब है, वो इनके महानिदेशक के रूप में वर्तमान में कार्यरत है। तो ये था मित्रों हमारा आज का पहला सेशन। कल के सेशन में हम आगे थोड़ी सी और डिटेल में चर्चा करेंगे किस प्रकार से इंपॉर्टेंट है। मित्रों देखिएगा, सेशन अच्छा लगा तो लाइक कर सकते हो, कमेंट कीजिएगा, और मित्रों इसकी पीडीएफ के लिए आप मेरे इस टेलीग्राम चैनल से भी जुड़ सकते हो। यहाँ से लिंक है, वो लिंक आपको डिस्क्रिप्शन बॉक्स में मिल जाएगा। तो हंसते रहेगा, मुस्कुराते रहेगा, अपना और अपनों का ख्याल रखिएगा। थैंक यू सो मच गाइस, हैव अ नाइस डे टू ऑल ऑफ यू।